IVM। नाम बड़े और दर्शन छोटे और आईपीएल सीजन 14 में मुंबई के सिक्के नजर आ रहे हैं खोटे। नमस्कार, आईवीएम पॉडकास्ट पे आप देख रहे हैं खेल नीति। आज बात करेंगे जो मुकाबला मुंबई हारी दिल्ली के खिलाफ उसके बारे में, और आज डबल हेडर मुकाबले हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबा शुरुआत, क्योंकि अक्सर हिंदी की कहावतें बिल्कुल फिट बैठ जाती हैं, कभी कभी टीम पर, कभी कभी खिलाड़ियों पर, और इसीलिए आज आईवीएम पॉडकास्ट खेल नीति की शुरुआत हम दो दोहों से कर रहे हैं। एक तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, और क्यों नजर आ रहे हैं मुंबई के सिक्के खोटे, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन मुंबई का रहा है और जिस तरह का स्टार्ट मिला उनको, उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाया। और एक बार फिर हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि पांड्या ब्रदर्स को क्या हुआ, पोलार्ड का पावर हाउस अचानक कैसे उसकी बत्ती गुल हो जा रही बार बार, ये सारा माजरा है क्या? क्यों मुंबई को लगातार सेटबैक देखने पड़ रहे हैं और उसकी बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर बल्लेबाजों पे आ गई? हाँ राजीव, मुझे तो ये लगता है कि बहुत जल्दी आवश्यकता है यहाँ पर परिवर्तन की, एक एटीट्यूड में, एक अप्रोच में, सरफेस के हिसाब से बल्लेबाजी करने में। और ये जो चेंजेस है वो अभी तक देखने को मिला नहीं है, क्योंकि जब आपका मुकाबला एक बड़ी टीम के साथ हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हो रहा है, वहां पर आप बिलो परफॉर्मेंस देकर मैच नहीं जीत सकते हैं। और यही हाल रहा है अभी तक मुंबई इंडियंस का। हालांकि 2 मैचेस मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है बिलो पार परफॉर्मेंस दिखा करके, पर हर बार ये होने वाला नहीं है। अब इसीलिए जो कमियां हैं उसको पूरी करनी होगी मुंबई इंडियंस को। सबसे बड़ी उनकी कमजोरी रही है उनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर। वहां पर रन्स देखने को मिल नहीं रहे हैं। हम लोग सूर्य के बारे में बात करते आ रहे हैं, पर सिवाय एक पारी के उन्होंने रन्स नहीं बनाए हैं। ईशान किशन इस विकेट पर स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि कल उन्होंने प्रयास जरूर किया था, पर जहां पर विकेट धीमा है, जहां पर बॉल थोड़ी घूम रही है, वहां पर आपके बड़े से बड़े दिग्गज जो है वो मात खा जा रहे हैं। अब वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो अप्रोच है इन बल्लेबाजों का, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि सोच समझ कर आने वाले मैचेस खेले रोहित की टीम मुंबई इंडियंस। अब तो मुझे लगता है उनको इंतजार होगा कि जल्द से जल्द चेन्नई से पलायन हो और दूसरे वेन्यू में पहुंचे और वहां पर जाके खेले। जी बिल्कुल। और जिस कहावत से हमने इस चर्चा को शुरू किया था सबा, कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो पहले बड़े नाम पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, और वो है क्विंटन डिकॉक। लगातार फेल हो रहे हैं। आपको लग रहा है थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में चेंज की जरूरत है? ईशान किशन से पारी की शुरुआत करा ली जाए, थोड़ा रेस्ट दिया जाए क्विंटन डिकॉक को, क्योंकि लगातार ये तीसरी चौथी पारी है जब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कल भी 2 रन पे वो आउट हो गए। मार्कस स्टोइनिस को नया बॉल दिया गया और उन्होंने आउट किया उनको। कैसे आप देख रहे हैं क्विंटन डिकॉक का फॉर्म खराब होने से भी थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है मुंबई पे? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा की जो जोड़ी थी वो लाजवाब जोड़ी है। वहां पर फायदा ये होता है रोहित शर्मा को कि क्विंटन डिकॉक दूसरे छोर से खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। वो जो दबाव है तेज गति से रन बनाने का, वो रोहित शर्मा के ऊपर आता नहीं है। पर अब हालत विपरीत हो गई है। कल ही आप देखें कि रोहित शर्मा को ज्यादा जोखिम उठाकर शॉट्स खेलने पड़ रहे थे, क्योंकि मुंबई इंडियंस को मालूम था कि पहले 6 ओवर में या कम से कम 7 या 8 ओवर में ढेर सारे रन बनाने होंगे जब तक कि बॉल नहीं हो। तो इस तरह का दबाव जो बढ़ता जाता है तो फिर गलतियां और ज्यादा आदमी कर बैठता है, विशेष करके इस तरह के विकेट में जो हम लोग चेन्नई में देखने को मिल रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर चेंज अगर करना ही है तो फिर डिकॉक की जगह पर क्रिस लिन को खिलाया जा सकता है। क्योंकि क्रिस लिन ने पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी की, तो वो एक विकल्प रहेगा यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए। पर नहीं केवल टॉप ऑर्डर मुंबई का स्ट्रगल कर रहा है, पर मिडिल ऑर्डर जो उनकी मजबूती थी एक समय, वो भी संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल। और अगर हम बात मिडिल ऑर्डर की आपने की, मैं मिडिल ओवर्स की कर लेता हूँ सबा, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ जो आंकड़े की पहले 36 गेंदें, यानी पहले 6 ओवर में 55 रन बने और सिर्फ 1 विकेट गिरा था। लेकिन मैच का नक्शा बदला जैसे अमित मिश्रा के हाथ में बॉल आई। 7 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 46 रन बने और 5 विकेट गिरे, जिसमें 3 विकेट अमित मिश्रा ले गए। क्या ये जरूरत से ज्यादा एग्रेशन दिखाने के चक्कर में हुआ, या लगातार मिडिल ऑर्डर जो बहुत आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है, ये उस वजह से ये बड़ा कोलैप्स हुआ मुंबई के साथ? हाँ, मुझे लगता है कि गलत बॉलर को टारगेट किया कल मुंबई ने। अमित मिश्रा उनके मेन स्पिनर हैं और आर अश्विन, 2 उनके स्पिनर्स हैं, मेन स्पिनर्स दिल्ली कैपिटल्स के। आर अश्विन के सामने बल्लेबाजी करने में आसानी हो रही थी। वहां पर अगर आपको लेना था तो फिर आर अश्विन को मुंबई इंडियंस के बैट्समैन टारगेट कर सकते थे, या फिर ललित यादव को टारगेट कर सकते थे। उन्होंने डिसाइड किया अमित मिश्रा को टारगेट करने के लिए, जो उनके मेन स्पिनर है। और अमित मिश्रा के पास ढेर सारा अनुभव है। उनको मालूम है कि इस तरह की धीमी विकेटों पर कहां पर गेंदबाजी करनी, कौन से लेंथ में बॉल डालनी है, किस स्पीड से बॉल डालनी है, किस ट्रेजेक्ट्री में बॉल डालनी है।
और उसी वजह से यहाँ पर फंसते चले गए मुंबई के बल्लेबाज। रोहित शर्मा अननेसेसरी एग्रेशन, हार्दिक पांड्या अभी आए थे, पहली या दूसरी गेंद खेली थी, वहां पर जोरदार छक्का लगाने का प्रयास किया, वो आउट हो गए। करण पोलार्ड, खैर वो अलग बात है कि उनको जो गूगली है अमित मिश्रा की वो समझ में आई नहीं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का अननेसेसरी एग्रेशन एक इम्पोर्टेंट बॉलर के सामने जो अच्छे फॉर्म में है उसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। अगर टारगेट करना ही था तो फिर फिफ्थ और सिक्स बॉलर को किया जाता, जो कि कर नहीं पाए क्योंकि तब तक इतने सारे विकेट्स गिर गए थे। सबा क्या कहें, अमित मिश्रा के लिए तो एक ही कहावत जहन में आती, क्योंकि आज बड़ी ढेर सारी कहावतें जहन में आ रही हैं। कभी बॉलीवुड की लाइनें जहन में आने लगती हैं परफॉर्मेंस देख के, तो कभी कहावतें, और आज आ रही है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। राजीव, मुझे तो एक कई बार ये भी लगता है कि अमित मिश्रा को ठीक प्रकार से भारतीय टीम में ट्रीट किया नहीं गया। जब मैं चयन करता था तब उस समय वो श्रीलंका में टेस्ट सीरीज हो रही थी, वहां पर अमित मिश्रा का शानदार योगदान रहा था। आप भी थे वहां पर, बॉलिंग में भी और बल्लेबाजी में भी उन्होंने लोअर ऑर्डर में आकर शानदार कंट्रीब्यूशन दिया था। जी, पुजारा के साथ वो याद है मुझे, जो पुजारा के साथ आपको याद होगा। जी। मुझे लगता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट वहां पर बनाया जाए टीम में, जहां पर इस तरह के खिलाड़ी प्रॉस्पर करे, और ये हो रहा है अमित मिश्रा के साथ। टीम मैनेजमेंट का उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। पिछले साल जब आईपीएल हुआ था यूएई में, वहां पर जब वो चोटिल हो गए तो उनको वापस आना पड़ा था, और वहां उसके बाद तब भी एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली कैपिटल्स द्वारा, उनको ये बताने के लिए कि आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है और हम आपको मिस करेंगे। मुझे लगता है इससे जो खिलाड़ी का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अमित मिश्रा बहुत क्राफ्टी बॉलर है, क्लेवर बॉलर है, उनको मालूम है किस तरह से विकेट लेना है, और वो अटैकिंग बॉलर है। मुझे लगता है कि इसका फायदा मिल रहा है इस समय दिल्ली कैपिटल्स को। बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस की बैटिंग की बात करें, सबा हमेशा कहते हैं कि अगर आप सेट हो गए हैं और सेट होके बड़ा स्कोर नहीं बना रहे तो फिर आप क्राइम कर रहे हैं। अब मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, रोहित शर्मा ने 30 गेंदों पे 44 रन बनाए, उन्होंने विकेट थ्रो किया। फिर ईशान किशन 26 रन, सूर्य कुमार यादव 30 रन। क्या ये उतने ही जिम्मेदार है जितना कि हम पोलार्ड की बात कर रहे हैं या पांड्या बंधुओं की बात कर रहे हैं? कि आप जब सेट हैं और चेन्नई जैसे ट्रैक पे अगर आप लंबा नहीं खेल रहे हैं तो फिर आप टीम को मुसीबत में डाल रहे हैं? राजीव, सही बात आपने कही कि चेन्नई जैसे ट्रैक में ऐसा विकेट जहां पर आपको मालूम है कि नए बल्लेबाज को आकर ही बल्लेबाजी करना या फिर शॉट्स लगाना बड़ा कठिन है, वहां पर एक सेट बैट्समैन की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका शॉट सिलेक्शन जो है और ज्यादा प्रिसाइज हो, जो कि कल रोहित शर्मा के बल्लेबाजी में देखने को नहीं मिला, या फिर सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी में देखने को नहीं मिला। ईशान किशन ने प्रयास किया, वो अंतिम के 19th ओवर में आउट हो गए, वो अलग बात है। और अगर हम ये दो सेटल बैट्समैन की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ इस तरह के विकेटों पर आप ही को आगे लेकर जाना पड़ेगा, और फिर जो लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको समझा भी सकते हैं कौन से शॉट खेलना होगा जब दूसरा खिलाड़ी अंदर आता है। ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है गलती रही है रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की। जो सेट होने के बाद अगर आप इस प्रकार के विकेटों पे खराब शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं तो फिर आपको भी ब्लेम लेना होगा। बिल्कुल। और सबा, अगर हम दिल्ली के रन चेज की बात करें, शिखर धवन ने एक बार फिर दिखाया है कि उनका पर्पल पैच चल रहा है और पर्पल कैप भी उनके पास है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। और मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लूजन था वो स्टीव स्मिथ का था। ये रिकी पॉन्टिंग का एक्सपीरियंस कहिए या वो तलाश है जो आप बार बार कहते हैं, नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जब आप रन चेज कर रहे हो या टारगेट सेट कर रहे हो। सूर्य कुमार यादव जब अच्छा करते हैं तो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्या स्टीव स्मिथ भी कुछ वैसे ही रोल अदा करते हैं, अर्शद की साझेदारी की शिखर धवन के साथ, और एक प्लेटफॉर्म सेट किया जहां से ये लगा कि अब दिल्ली कम से कम हारेगी नहीं इस मैच में? राजीव, आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी हम लोग जब बात कर रहे थे रन चेज की चेन्नई के विकेटों पर, वहां पर चाहे वो एसआरएच हो या फिर कोई और टीम क्यों ना हो, वो बड़े बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में उन्होंने अपने विकेट्स गंवा दिए, विशेष करके रन चेज में। ये एसआरएच ने 1 या 2 बार किया है, या फिर केकेआर ने कुछ इस प्रकार से किया है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो सरफेस के मुताबिक बल्लेबाजी करें। यहाँ पर आपको छक्का और चौकों से मैच जीतने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिंगल्स लेकर मैच जीतने की आवश्यकता है, यहाँ पर डबल्स भाग कर मैच जीतने की आवश्यकता है। और इसको भली भांति परखा है स्टीव स्मिथ ने और शिखर धवन ने भी। इसीलिए वो जो साझेदारी थी शिखर धवन और स्टीव स्मिथ की, बहुमूल्य थी इस रन चेज में। और इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सरफेस के मुताबिक बल्लेबाजों को पिक करें, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने किया, जो कि रिकी पॉन्टिंग ने किया जब उन्होंने डिसाइड किया स्टीव स्मिथ को नंबर 3 पर खिलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार टीम सिलेक्शन रहा है दिल्ली कैपिटल्स का, जिसकी वजह से उन्होंने मुंबई इंडियंस को मात दी। स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स को आपको खिलाना होगा जहां पर विकेट टफ है। वानखेड़े में भी हम लोगों ने देखा है कि विकेट इनिशियल ओवर्स में टफ रहता है, वहां पर भी नंबर 3 की भूमिका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको टीम डिसाइड करनी होती है। उसी का नतीजा हम लोग के सामने देखने को मिलता है। और बिल्कुल अगर आप समा मुंबई की टीम को देखें, हालांकि उनका सक्सेस रेट बहुत हाई है, 5 बार की चैंपियन टीम है, बहुत जल्दी क्रिटिकल नहीं होना चाहिए किसी टीम के बारे में, बट इस आईपीएल सीजन 14 में ऐसा लग रहा है कि बहुत रटे रटाए फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, जिस पर विरोधी टीमों ने काम करा हुआ है, और वो लगातार इनकी रणनीति को एक्सपोज कर रहे हैं। वो चाहे हम लोअर ऑर्डर की बात करें जो बहुत अटैकिंग खेलती थी 16 से 20 ओवर में, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, इसके अलावा कुणाल पांड्या, बट वो सारी चीजें अचानक ऐसा लग रहा है मिसफायर कर रही हैं मुंबई इंडियंस के लिए। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि अभी तक मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने इस टीम को बेल आउट किया है। हर एक मुकाबला अगर आप देखेंगे तो बिलो पार परफॉर्मेंस रहा है मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों का, और उसका बहुत बड़ा कारण रहा है चेन्नई का जो स्ट्रिप है। इस बार ये न्यूट्रल वेन्यू से मैचेस हो रहे हैं, तो चुनौती बहुत बड़ी है यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए, विशेष करके उनके बल्लेबाजों के लिए। अब कई सारे मैचेस चेन्नई में हैं, उसके बाद मैच होने वाले हैं मुझे लगता है अहमदाबाद में, फिर कोलकाता में। यहाँ पर विकेट्स आपको अलग अलग किस्म की मिलेंगी, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको और ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अपने कॉम्बिनेशन को लेकर। उससे ज्यादा जरूरी है जो आपके पास रिसोर्सेज है, जो आपके पास प्लेयर्स हैं, उनको समझना होगा कि मुझे अपने गेम को चेंज करना है विकेट के मुताबिक। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा कठिन होगा हमेशा मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को उनकी टीम को बचाना या फिर बेल आउट करना। इसीलिए मुझे लगता है कि परेशानी ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए। तो बहुत जल्दी मुंबई इंडियंस को अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्क करना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि और ज्यादा सशक्त तरीके से मुंबई इंडियंस सामने आएगी। तो आज के मुकाबले पे जाएं सबा, एक जल्दी से रिएक्शन दिल्ली कैपिटल्स पे भी चाहिए आपका। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टैली में अब नंबर 2 पे है, और जिस तरह से वो उन्होंने अडॉप्ट किया, चेन्नई में आते ही पहला मैच खेले और वो जीते, कैसे एनालिसिस करेंगे अब तक का जो सफर रहा है दिल्ली की टीम का? मुझे लगता है कि उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी रही है, वो आगे से सोच रहे हैं, उनकी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी रही है। ये बहुत कठिन था उनके लिए मैच, क्योंकि एक दिन का ही वक्फा मिला था उनको चेन्नई में आकर मैच खेलने का। मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिस सेशन उनको मिले होंगे, विकेट पर अभ्यास करने का समय नहीं मिला होगा। तो बहुत सारे उनको स्ट्रेटेजिकल चेंजेस करने पड़े, इसका फायदा मिला। ये दर्शाता है कि ये एक ऐसी टीम है जो सेटल कॉम्बिनेशन पर विश्वास नहीं करती है, विनिंग कॉम्बिनेशन पर विश्वास नहीं कर रही है। उनका वेन्यू के हिसाब से वो चेंजेस कर रहे हैं। तो ये एक क्लियर थिंकिंग के वजह से ही हो पाया है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा संकेत है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि उनके पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं, उनके पास कई ऐसे टीम मैनेजमेंट में प्लेयर्स हैं या फिर मेंबर्स हैं या फिर कप्तान हैं, जो बहुत ही क्लियर तरीके से अप्रोच कर रहा है हर एक मैच को, और फिर भरोसा दिखा रहा है अपने प्लेयर्स के ऊपर। बिल्कुल सबा, और आज क्योंकि रामनवमी का दिन है, रमजान भी चल रहा है, तो रोजा अफ्तार जब करते हैं तो बड़ी थाली सजी हुई मिलती है जिसमें ढेर सारी डिशेस होती हैं खाने के लिए। और आज क्योंकि रामनवमी का दिन है तो आज दो त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आज डबल हेडर मुकाबले हैं, तो एक तरफ हैदराबादी बिरयानी होगी और साथ में आपको छोले भटूरे मिलेंगे, तो दूसरी तरफ कोलकाता के रसगुल्ले और चेन्नई के इडली वड़ा। तो ये कुछ थाली ऐसी सजी हुई मिल रही है। तो चलिए पहले बिरयानी और छोले भटूरे की बात कर लेते हैं, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स। और मजे की बात ये कि दोनों टीमों में सितारे तो हैं, लेकिन सितारे जमीन पे नजर आ रहे हैं। एक टीम 7वें नंबर पे, एक टीम 8वें नंबर पे। तो ये जो फर्श से अर्श तक जाने की बात कही जाती है, सबा होगा कैसे? ये दोनों टीमें तो बिल्कुल चित्त नजर आ रही हैं इस समय। हाँ राजीव, ये फर्श से अर्श तक लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, नहीं तो बहुत कठिन होने वाला है। विशेष करके मुझे लग रहा है एसआरएच के लिए, क्योंकि एसआरएच ने हमेशा ही बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और कई सालों से वो क्वालिफाई करते आ रहे हैं प्लेऑफ्स के लिए। तो उनकी टीम काफी अच्छी है, उनके पास बेहतरीन गेंदबाज हैं, उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा मजबूत है, उनकी बल्लेबाजी में भी वो काबिलियत है जो परफॉर्म कर सकते हैं। पर बहुत ही अनयूजुअल तरीके से उन्होंने इस बार प्रदर्शन दिखाया है, और मुझे लगता है उसका बहुत बहुत बड़ा कारण है उनका टीम सिलेक्शन। पहले मैच हारने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक आ गया था टीम में, 3 या 4 उन्होंने परिवर्तन कर दिया, इससे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फैल जाती है टीम के अंदर। आपने टी नटराजन को ड्रॉप कर दिया, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या अपने सामने उन्होंने लाकर खड़ी कर दी है। तो अगर वो शांति के साथ टीम का चयन करेंगे, प्लेयर्स पर भरोसा दिखाएंगे, केन विलियमसन को वापस टीम में लेकर आएंगे, और कुछ उसी प्रकार की भूमिका अगर विलियमसन की रही जो स्टीव स्मिथ ने निभाई है कल के मैच में, तो मुझे लगता है कि ये टीम फिर से वापसी कर सकती है
और एक स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दे सकती है। तो कुछ वही हालत है यहाँ पर पंजाब किंग्स की भी। क्रिस गेल को वो खिला रहे हैं नंबर 3 पर, मुझे लगता है वो ठीक प्रकार से यूटिलाइज हो नहीं रहा है उनका पोटेंशियल। अगर क्रिस गेल को खिलाना है तो फिर आप उनको ओपन कराइए, नहीं तो आप उनको बाहर कर दीजिए 3 नंबर पर, डेविड मलान को आप लेकर आइए। रवि बिश्नोई को वो खिला नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का बड़ा ही अटपटा सा सिलेक्शन जो रहा है, उसकी वजह से टीम का बैलेंस इस समय जो है वो बिगड़ सा गया है। तो जी। इसको दूर करना पड़ेगा, इसको सुलझाना होगा, तभी इन दोनों का जो रास्ता है वो थोड़ा बहुत स्मूथ देखने को मिलेगा। और सबब क्योंकि आप सिलेक्शन पे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं सवाल खड़े करूंगा टीम मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि एक तरफ अनिल कुंबले जैसा क्रिकेटिंग ब्रेन है पंजाब किंग्स के पास, वहीं हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो उनके पास टॉम वुडी है, वीवीएस लक्ष्मण है। क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा ऑप्शन है इसलिए परेशानी है, या वो समझ नहीं पा रहे परिस्थितियों को जिस वजह से सही कॉम्बिनेशन अभी तक मिला नहीं है इन दोनों टीमों को? अब मुझे लगता है कि परिस्थितियों के मुताबिक वो टीमों को चुन नहीं पा रहे हैं। जी। और विकेट को परखना, सरफेस को परखना, ये जिम्मेदारी होती है कप्तान और कोचिंग टीम की या फिर टीम मैनेजमेंट की। मुझे लगता है वहां पर थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं और इस वजह से ये परेशानी हुई है। मुझे ये भी लगता है कि सही प्लेयर को चुनना, कि कौन से प्लेयर आपके पास है, क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज है, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, वो देखने को मिला नहीं है। अगर आप कल की अब अगर हम लोग उदाहरण ले ले, वहां से क्या सीख सकता है पंजाब किंग्स या सनराइजर्स? आप देखिए मार्कस स्टोइनिस को, उन्होंने उनसे ओपन करवा दिया गेंदबाजी में, उन्होंने आते ही क्विंटन डिकॉक का विकेट ले लिया। अमित मिश्रा को उन्होंने खिलाया, उन्होंने 2 बल्लेबाजों को और टीम में ऐड किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस विकेट पर आपकी बल्लेबाजी में और ज्यादा गहराई होनी चाहिए। स्टीव स्मिथ और हेटमेयर आए, उन्होंने एक बॉलर को सैक्रिफाइस कर दिया, जो कि तो मुझे लगता है क्रिस वोक्स को उन्होंने बाहर बैठा दिया। उसकी जगह पर उन्होंने भरोसा दिखाया अपने इंडियन बॉलर्स पर, ललित यादव को पर उन्होंने भरोसा दिखाया कि वो 3 या 4 ओवर डाल सकते हैं। मुझे लगता है इस तरह का अगर अप्रोच रहेगा पंजाब किंग्स का और सनराइजर्स का, तभी उनका काफिला फिर से वापस जी। पटरी पर आएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली है राजीव। सवाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि चेन्नई में इन दोनों मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच की तैयारी हो रही है। एक तो टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि साल 2021 में जो 6 मुकाबले हुए हैं उनमें से 5 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है T20 फॉर्मेट के हिसाब से, जहां पे आप टॉस जीतिए और आंख मूंद के आप कहते हैं हम रन चेस करेंगे। क्या आज के मैच में भी टॉस उतना ही वाइटल आप देख रहे हैं? क्योंकि 2 ऐसी टीमें सितारों से सजी, जो बार बार कह रहा हूँ, जो जमीन पे हैं, और जमीन पर से उठने के लिए, खड़े होने के लिए उनको टॉस जीतना पड़ेगा। हाँ राजीव, पर टॉस जीतना आसान है, टॉस जीतने के बाद इस विकेट पर बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा कठिन है। जी। और कल हम लोगों ने देखा क्या हालत हुई यहाँ पर मुंबई इंडियंस की। तो हर एक टीम 150 160 करने के लिए भी संघर्ष कर रही है। तो जी। इस विकेट पर माना कि आप टॉस जीत भी लेते हैं, पर आपको कम से कम 150 160 रन तो बनाने ही होंगे। जी। और क्योंकि कल कल हम लोगों ने देखा था कि चेन्नई में भी अब बॉल गीली होती जा रही है, और ये जी। परेशानी कल सेकंड हाफ में देखने को मिल रही थी, फर्स्ट हाफ में भी कुछ हद तक देखने को मिल रही थी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि उसका भी आप बफर रखें, कम से कम आपको जी। 10-15 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो सपोज कीजिए कि आपको लगता है कि पार स्कोर यहाँ पर 140 का है, और उसमें आपको 15-20 रन और जोड़ने होंगे, ये ओस को ध्यान में रखकर। तो ये कौन करेगा? यहाँ पर इतने रन बनाने के लिए आपके पास किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही टॉस जीतने के बाद आपको बल्लेबाजी करने का निर्णय लेना होगा। जी। नहीं तो आपके 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 ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ जाता है। बिल्कुल। और पंजाब की भी थोड़ी बात करें, सबब जो उनके मेरिडिथ लेके आए या जाय रिचर्डसन को लेके आए, सब ऑफ कलर नजर आए हैं अभी तक। इसके अलावा अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में और जाएं तो मोहम्मद शमी का भी कुछ ऐसी ही हाल है। क्या कुछ आप चेंजेस देख रहे हैं? या निकोलस पुरन की बात करें, क्या उनकी जगह मार्कस हेंड्रिक्स को आप खेलते देख रहे हैं? ये क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? क्रिस जॉर्डन आ सकते हैं टीम में, उनके पास एक अवेलेबल ऑप्शन ये भी है। हाँ, सही कहा आपने, क्रिस जॉर्डन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके पास, क्योंकि ऑलराउंडर है। उसके साथ-साथ चेन्नई के विकेट पर आपको कम से कम 2 स्पिनर्स खिलाने होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रवि बिश्नोई को पंजाब किंग्स खिलाए। उसके साथ-साथ आपके पास स्पिनर्स में 1-2 और विकल्प मौजूद हैं। तो क्या जलज सक्सेना और रवि बिश्नोई को एक साथ देख रहे हैं आप खेलते हुए? जलज सक्सेना ने गेंदबाजी ठीक-ठाक की थी पिछले मैच में, मुझे जी। लग रहा है कि इन दोनों को मौका मिलना चाहिए फिर से। तो इस तरह के आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे। बल्लेबाजी में आपको और ज़्यादा गहराई लानी होगी, तो इसकी वजह से क्रिस जॉर्डन अगर आते हैं तो वो एक ऑलराउंडर है, या फिर मोजेस हेनरिक्स, ये लाइक टू लाइक 2 प्लेयर्स हैं आपके पास। तो मोजेस हेनरिक्स को मौका मिल सकता है, क्योंकि वो अच्छे बल्लेबाज हैं जी। और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज इस मैच में ज़रूर चेंजेस देखने को मिलेगा। और जैसे जी। कि मैंने कहा कि क्रिस गेल को अगर आपको इस्तेमाल करना है, वो भी यहाँ के विकेटों पे, तो आप उनसे ओपन कराइए, क्योंकि नई बॉल के सामने वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तेज जी। गति से वो रन बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के चेंजेस अगर पंजाब किंग्स करेगा आज के मैच में,
तभी वो कठिन चुनौती पेश कर सकता है सनराइजर्स के लिए। तो सबा, अब आपको मरीना बीच यानी चेन्नई से मैरिन ड्राइव पे लेके चलते हैं मुंबई, जहाँ पे दूसरा मुकाबला आज का खेला जाना है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। कोलकाता आपकी फेवरेट टीम और चेन्नई तो शायद तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी सबसे फेवरेट टीम हमेशा रहती है। और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह की डाइव लगाई, उसके बाद तो लग रहा है फैंस की संख्या तो और बढ़ गई होगी, क्योंकि उनको लगा होगा कि 1-2 सीजन और अभी महेंद्र सिंह धोनी खेल सकते हैं। लेकिन बात अगर हम मुंबई की करें और शुरुआत रिकॉर्ड से करें सबा, तो 2012 के बाद से 9 मैचेस खेले केकेआर ने और सिर्फ 8 जीत पाई है। ये एक डरावना सपना सा लगा होगा केकेआर को जब वो मुंबई पहुंचे होंगे। क्योंकि उन्होंने अभी तक हर एक आईपीएल सीजन में होम एंड अवे के हिसाब से अपनी टीम बनाई है जी। और कोलकाता की विकेटें धीमी रहती हैं, वहां पर उनके बॉलर्स को मदद मिलती है, बल्लेबाजों को मालूम है, ग्राउंड के एंगल्स मालूम है और इसी वजह से वहां पर उनको अच्छी सफलता मिली है। वानखेड़े का स्ट्रिप बहुत अलग प्रकार का रहता है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं और उस तरह के बल्लेबाज आपको चाहिए। और इस टीम में मैं देख रहा हूँ कॉम्बिनेशन, सिवाय आंड्रे रसल को जो वानखेड़े का जो बैटिंग स्ट्रिप जो नॉर्मली मिलता है उस पर ढेर सारे रन बनाने के लिए, बड़े शॉट्स लगाने के लिए और कोई अन्य बल्लेबाज या फिर पावर हिटर्स उनकी टीम में नहीं है और इस वजह से उनके सामने वो समस्या सामने आ जाती है। और आज भी कुछ हालत उसी प्रकार की होने वाली है। केकेआर मेरी एक फेवरेट टीम है, पर अभी तक उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल मुझे नजर आ रहा है, कमजोर नजर आ रहा है। जो उनके प्लेयर्स हैं, जो मैच विनर्स हैं, जिन पर भरोसा दिखाया है केकेआर ने, उन्होंने रन बनाए नहीं है। और ओवेन मॉर्गन का फॉर्म ठीक नहीं है, दिनेश कार्तिक ने कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है। अब आपने पूरा भरोसा लगा दिया शुभमन गिल, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी के ऊपर, ये काम बनने वाला नहीं है क्योंकि इन तीनों में उतना तो अनुभव नहीं है। मैं मानता हूं कि नीतीश राणा अच्छे फॉर्म में है, तो अगर आप उनसे ये उम्मीद करेंगे कि आप वो हर मैच में आपको बड़े बड़े स्कोर खड़े करके देंगे तो वो होने वाला नहीं है। बहुत जरूरी है कि नंबर 4, नंबर 5 पर जो खिलाड़ी आ रहा है बैटिंग करने के लिए वो कंट्रीब्यूट करे, जो अभी तक देखने को मिला नहीं है। आंद्रे रसल मुझे लगता है कि इस तरह के विकेटों को वो प्रेफर करेंगे, मैच खेलना, बैटिंग करना, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो विकेट है उनको मदद करेगा। पर तब भी मुझे लगता है कि चेन्नई का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और चेन्नई को वानखेड़े में हराना उतना आसान नहीं होगा केकेआर के। जी सबब, क्योंकि आंद्रे रसल की आप बार बार बात कर रहे हैं, बाल पीला करवा के आए इस आईपीएल सीजन 14 में, लेकिन उनको लाल पीला ही नजर आया है अभी तक जो जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप, कलर चेंज कराएं क्या बाल का, कि शायद उससे किस्मत बदले उनकी भी और केकेआर की भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है केकेआर के लिए राजीव। जी। अब कलर चेंज करने के लिए बचा है क्या, पर्पल ही कर सकते हैं और तो कोई कलर है नहीं। जी। तो मुझे लग रहा है कि ये विकेट उनको सूट करेगा राजीव। और पिछले मैच में आरसीबी के विरुद्ध थोड़ा बहुत वो झलकियां देखने को मिली थी, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी। सिराज ने बड़ी अच्छी यॉर्कर्स डाली, सिराज ने उनको आके फांस सा लिया था, बेहतरीन ओवर डाला था वहां पर मोहम्मद सिराज ने। तो मुझे लगता है कि वो जो थोड़ी बहुत जो बल्लेबाजी की उन्होंने पिछले मैच में, उसका फायदा उनको होना चाहिए। और आज उनकी वही कोशिश रहेगी कि थोड़ा बहुत वो समय बिता दें क्रीज के ऊपर और उसके बाद वो अपने वापस जो पुराना जो उनका जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। केकेआर की भी यही उम्मीद होगी आंद्रे रसल से। समाम, सुनील नारायण अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए। ब्रेंडन मैकुलम जो उनके कोच है, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो फिट हैं और अवेलेबल होंगे। क्या शाकिब को वो रिप्लेस कर सकते हैं? और अगर रिप्लेस करते हैं तो दूसरा सवाल ये जहन में आता है कि गौतम गंभीर ने उनसे पारी की शुरुआत कराई और कोलकाता ने 2 बार टूर्नामेंट जीता। क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है कि उनको पारी की शुरुआत कराई जाए और नीतीश राणा को नीचे थोड़ा लाएं ताकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा और मजबूत नजर आए, थोड़ा फॉर्म में बल्लेबाज नजर आए? जरूर किया जा सकता है। और शाकिब अल हसन ने देखिए, आपको ओवरसीज प्रोफेशनल्स आप क्यों खिलाते हैं, क्योंकि उनसे आप मैक्सिमाइज कर सके उनके पोटेंशियल को। पर अभी तक शाकिब अल हसन ने कुछ उस तरह से दिखाया नहीं है अपना, बल्लेबाजी में कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है। गेंदबाजी में हालांकि उन्होंने 1-2 विकेट लिया है, पर उतनी ज्यादा इफेक्टिव उनकी गेंदबाजी रही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सामने कोई बल्लेबाज है और वो अगर सुनील नारायण को एक तरफ देख रहा है और एक तरफ शाकिब अल हसन को देख रहा है, तो आप ही बताइए उसके दिमाग में शंका कब आएगी। मुझे लगता है सुनील नारायण के सामने उसको खेलने में ज्यादा परेशानी होगी, ज्यादा सोचेगा कि अरे यार ये सुनील नारायण, इसको किस तरह से खेलना है, क्योंकि इस बॉलर के पास इतने सारे वेरिएशंस हैं। शाकिब अल हसन के पास वेरिएशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये माइंडसेट की भी बात होती है कि आप किस तरह का संदेश दे रहे हैं ऑपोजिशन कैंप में, ऑपोजिशन के बल्लेबाजों को, कि भाई मेरे पास सुनील नारायण के 4 ओवर हैं, इनको देखते हैं आप कैसे खेल लेते हैं।
और बल्लेबाजी में इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाए वो निर्भर करेगा कॉम्बिनेशन के ऊपर। सबा, मैं आपकी बात को बैक करते हुए बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बता दूं। महेंद्र सिंह धोनी T20 फॉर्मेट के बेताज बादशाह रहे, लेकिन सुनील नारायण के खिलाफ एक भी बाउंड्री नहीं लगाई उन्होंने। तो ये दर्शाता है कि सुनील नारायण कितने इफेक्टिव होते हैं कुछ पर्टिकुलर बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ। हाँ राजीव, और एमएस धोनी स्ट्रगल इस वजह से कर रहे हैं। कल भी आपने मैच में देखा होगा, या जो परसों मैच हुआ था, वहां पर स्पिनर्स के सामने अपना जो फ्रंट फुट है बहुत ज्यादा बड़ा निकाल दे रहे हैं। वहां से आपके पास विकल्प बच ही नहीं रहा है। वहां पर आपके पास ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। हाँ, वो अपना आगे ना, आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे आ सकते हैं। तो आप एक ही लेंथ को ही खेल सकते हैं वहां से, और आपके पास शॉट मेकिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा घट जाती है। आपके पास विकल्प बचते नहीं है। और आपने सही कहा कि सुनील नारायण जैसा इफेक्टिव बॉलर अगर टीम में रहेगा तो फिर उसका फायदा मिलेगा केकेआर को। मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि सुनील नारायण को खिलाना चाहिए। हरभजन सिंह का कैसे देख रहे हैं? एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा सबा बताऊं, 712 दिन हो गए आईपीएल में विकेट नहीं हुए अभी तक। मुझे लगता है कि एक अगर मेन बॉलर है, आप उनसे 4 ओवर करवा नहीं रहे हैं, तो फिर चेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे? ये मुझे लगता है कि मैं चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर भी, कि विकल्प है इनके पास। कोलकाता के पास उनको ट्राई करना होगा जो नए कुलदीप यादव जैसे सरप्राइज कुलदीप यादव है, उनको आपको खिलाना चाहिए। कुलदीप यादव को आप कब विश्वास बढ़ाएंगे उनका, कब उनको कॉन्फिडेंस देंगे कि आप अच्छे बॉलर हैं, आप मेन विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और कुलदीप यादव ने केकेआर के लिए शानदार गेंदबाजी की है। तो मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि 2-3 परिवर्तन करे केकेआर की टीम। पता नहीं, हो सकता है कप्तान को फिर से चेंज कर दिया जाए, जो हालत देखने को मिल रही है केकेआर की। जी सबा, क्योंकि चेन्नई की टीम में भी प्रॉब्लम अपनी चली रही है। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले 3 मैच अगर मैं याद करूं 5 और 10 का स्कोर है। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है परेशानी है टीम के लिए। इसके अलावा अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाएं तो दीपक चहर ने एक मैच में अच्छा डाला। शार्दुल ठाकुर के साथ भी थोड़ा सा परेशानी चल रही है। क्या आप चेंजेस देख रहे हैं चेन्नई की टीम में? क्या ओपनिंग स्लॉट पे रॉबिन उथप्पा का एक्सपीरियंस यूज करना चाहेंगे महेंद्र सिंह धोनी? या धोनी के बारे में अक्सर ये देखा गया है कि एक फॉर्मेट लेके चलते हैं, एक टीम लेके चलते हैं और लंबा रन देते हैं, लेकिन 3 मैचों का रन हो चुका है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी। अगर हम नीचे बैटिंग में आए तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। हाँ राजीव, पर मुझे लगता नहीं कि ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा चेन्नई की टीम में। मैं मान रहा हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 मैच में रन नहीं बनाए हैं। अब मुझे अभी भी लगता है कि उनको एक मौका और दिया जाएगा। अब बॉलिंग में देखिए, सबसे अच्छी बात यह है चेन्नई की, उनके पास 3 इफेक्टिव ऑलराउंडर्स हैं इस समय, मोइन अली, जडेजा और सैम करन। और इस वजह से इस टीम का बैलेंस मुझे लगता है काफी अच्छा नजर आ रहा है। और इसी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। शार्दुल ठाकुर के ऊपर फिर से भरोसा दिखाया है। पिछले मैच में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत उनकी वापसी हो रही थी। दीपक चहर जिस तरह के बॉलर हैं, वो इफेक्टिव है नई गेंद के साथ। और पिछले मैच में कोई भी स्विंग देखने को नहीं मिला था, पर आज अगर स्ट्रिप में थोड़ी बहुत घास मिल जाती है तो फिर से दीपक चहर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो अगर एक चेंज करना है तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ को ही आदमी चेंज कर सकता है। पर मुझे लगता नहीं है कि वो भी चेंज देखने को मिलेगा। ये इमरान ताहिर को कब खिलाएंगे भाई? सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी या टीम के सबसे युवा गेंदबाज हैं इस समय चेन्नई की अगर हम बात करें। हाँ, पर जगह बन नहीं रही है यहाँ पर इमरान ताहिर की। आपके पास इतने शानदार ओवरसीज प्रो हैं, ड्वेन ब्रावो हैं, मोइन अली हैं, सैम करन और फाफ डू प्लेसी हैं, और ये तीनों के तीनों मैच विनर्स हैं। आप ड्वेन ब्रावो को ही देख ले, वो धीमी गति से बॉलिंग डाल सकते हैं। मिश्रण है उसके साथ साथ नीचे में आकर वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेते। तो इनका भी नाम मैंने जोड़ा नहीं, तो एक और ही ऑलराउंडर है उनके पास। तो 4 ऑलराउंडर्स हैं इस टीम में, तो ये कॉम्बिनेशन को हटाना बहुत कठिन है। जी, तो चलिए, क्योंकि अब रैप अप करना है सबा, तो वो थाली पे वापस आ जाते हैं। एक तरफ बिरयानी है तो दूसरी तरफ छोला भटूरा, तो उसमें से एक पिक करना है आपको, क्या खाना पसंद करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डोसा और सांभर है, और साथ में बंगाली रसगुल्ला। तो अब आप तय करें कि क्या 2 चीजें ऑप्शन है आपके पास खाने के लिए। देखिए, रमजान चल रहा है, इसका मतलब है कि सब लोग रोजे से हैं, और इसमें अफ्तार के वक्त या फिर अफ्तार के बाद डिनर में बिरयानी की जरूरत रहती है। और मुझे लग रहा है इसलिए पहले मैच में लोगों को यही उम्मीद होगी कि वो बिरयानी नोश फरमाए। और शाम के मैच में अगर आप इतना खा लेंगे तो नेक्स्ट डे का जिसको ब्रेकफास्ट करना भी है तो वो सिर्फ इडली और वड़ा ही खाकर संतुष्ट रहे। तो मैं इन दोनों टीमों को बैक कर रहा हूँ इस समय। चलिए, तो सबा ने सीधे संकेत दे दिए कि किस टीम में कितना दम है और कौन सी टीम आज के मैच में फेवरेट नजर आ रही है। और जिस तरह की क्रिकेट अभी तक चेन्नई ने खेली है, या अगर हम बात सनराइजर्स हैदराबाद की करें,
पोटेंशियल जरूर दिखाया, लेकिन पोटेंशियल को जब तक आप मैदान पर प्रदर्शन में तब्दील नहीं करेंगे, फिर आपका रिकॉर्ड या पॉइंट्स टैली में आप आगे नहीं बढ़ते नजर आएंगे। अभी हाल फिलहाल पॉइंट्स टैली की बात करें तो आरसीबी तीनों मैच जीतकर नंबर 1 पर है, और दिल्ली की टीम जिसके साथ सबा जुड़ने वाले हैं उससे कुछ ही दिनों में, वो नंबर 2 पे है। और लगातार इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें हम आपको बताते रहेंगे, मैदान पे क्या कुछ रणनीति कप्तान बना रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पहलू दोनों टीमों के बारे में हम लगातार आपको बताते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोज सुबह 9:15 पे IVM पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज पर खेल नीति के साथ जुड़िए, और क्रिकेट से जुड़ी तमाम बारीकियां यहाँ पर सुनिए और देखिए, और साथ ही समझिए भी कि क्रिकेट खेल किस तरह से सिर्फ आप मैदान पे नहीं खेलते, बल्कि जब मैदान के बाहर होते हैं तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी आप दिमाग में बनाते हैं, होटल के कमरे में जाके क्या कुछ आप अपने एक गेंदबाज के बारे में या एक गेंदबाज अपने बल्लेबाज के बारे में, अपने ओपोनेंट के बारे में सोचता है, ये भी आपको यहाँ पर लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors this week, TheWholeTruthFoods.com, PayPal, Cred, and Siat. Thank you so much for working with us. We really appreciate it. First up this week, let me tell you about Cyrus Says. We featured popular YouTuber and actor Prajakta Kohli, who took us through her journey of content creation. We also had conversations with Vasanthi Hariprakash and Sachin Kalbag this week. Really great conversations. Do check those out. Vineet Kanabar goes solo this time on Storytellers and Storysellers as he talks about his favorite IPL ads and how brands have been making content around the Cricket League. On The Habit Coach, Ashton was joined by Arjun and Sumesh of the Fighting Goat podcast to talk about fitness for combat sports like the mixed martial arts. On Nankari, Sadaf and Archit discussed the diet and lifestyle of athletes with the host of the Millennial Athlete, Shok Ramchandra, who is also a pro badminton player and coach. Ambarana opens the 4th season of Know Your Kanun with a list of things he has planned on the show for us, including episodes on immigration law and on career prospects for law students. The IPL season's on and we've definitely got you covered. Tune in to the Edges and Sledges podcast if you're looking for English, and if you're looking to listen to something in Hindi, definitely check out Khel Niti. Both are great shows with great takes. And with that, I hope to see you again next week. Hi, I'm Zarina Poonawalla, host of the Empowering Series podcast on the IVM network. I happen to be a peak performance coach and leadership coach by profession, and I'm here to share with you productivity tools, life-altering techniques, and real-life hacks to help you achieve your maximum potential in everything you do, your relationships, professions, careers. So tune in every Monday to unleash your inner power. Be safe, be well, be empowered. पेश खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शित। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पर। ओनली ऑन द नानकरी पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।